डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा उसमें हमने चिले की डेमोक्रेसी के बारे में बात की कि कैसे चिले में डेमोक्रेसी जमहूरियत को रेस्टोर किया गया, हाउ द डेमोक्रेसी वाज रेस्टोर्ड इन चिले। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ द डेमोक्रेसी वाज रेस्टोर्ड इन पोलैंड। So we are discussing about the democracy in Poland. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चिले में उसको ओवरथ्रो किया गया और वहाँ पे किस तरह से डेमोक्रेसी को फिर से रेस्टोर किया गया और डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं उनको कैसे मजबूत किया गया। तो उसी तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड के बारे में कि किस तरह से पोलैंड में भी यही सूरत हाल सामने आ गई थी कि वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया था और उसके बाद वहाँ पे किस तरह से उसको फिर से रेस्टोर किया गया और किस तरह से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप को सामने लाया गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी इन पोलैंड। तो जहाँ तक पोलैंड की बात है, 1980 में पोलैंड में एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी। There was one communist party that ruled Poland in 1980, and that party is popularly known as Polish United Workers Party. During 1980s, a political party having the communist ideology that was ruling the Polish people, the Poland, and this communist party was popularly known as the Polish United Workers Party. So this party, Polish United Workers Party, this was one of the many communist parties at that time which ruled several countries of the East Europe. और जब ये कम्युनिस्ट पार्टीज रूल कर रहे थे या करते थे उस टाइम, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सामने आने नहीं देते थे। और वी कैन से this communist party did not allow any other political party to come to the forefront. तो ऐसा क्या है कि जब आपके पास खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी सामने हो, उसकी कोई अपोजिशन नहीं हो और वो किसी अपोजिशन को उभरने नहीं देती है, तो वहाँ पे यूजुअली जिन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, दैट इज़ टायरनी होती है, जुल्म होता है, करप्शन होती है, क्योस होता है, वायलेशन ऑफ राइट्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन 1980s में इसके साथ पोलैंड के साथ भी यही हुआ था। यानी
एक ही पार्टी जिसका नाम है पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से थी, वो रूल कर रही थी। वो किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने नहीं देते थे, सामने आने नहीं देते थे। और ऐसा है कि लोग अपने लीडर्स चुन नहीं सकते थे। सो वी कैन से देयर वाज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। There was no free and fair elections, so that these people, the people of Poland, we can say Polish people, could elect their representatives as per their whim and caprice, as per their choice. तो अब अगर कोई इस गवर्नमेंट, इस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोल देता, anyone who speaks against the ideology of this Polish United Workers Party, which is having the communist ideology, the person was put behind the bars, he was put in the prison, उसको जेल में डाल दिया जाता था। इस पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग बैक था, दैट वाज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत ब्लॉक इसको सपोर्ट करता था, इस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी सोवियत ब्लॉक, यानी सोवियत यूनियन जो है, यूएसएसआर, इनका सपोर्ट इनको मिल रहा था, इस कम्युनिस्ट स्टेट को, कम्युनिस्ट पार्टी को। तो मैं बात कर रहा हूं पोलैंड की। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट इट अगेन, कि पोलैंड में इन 1980s देयर वाज अ पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे फंक्शन करती थी, रूल कर रही थी, उसका नाम है पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी वाज हैविंग द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और ये पार्टी किसी और अपोजिशन को सामने आने नहीं देते थे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को एमर्ज होने नहीं देते थे। अब अगर इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इनके पीछे एक बैग था, सोवियत यूनियन का बैग था, यूएसएसआर का बैग था, जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। तो जितने भी इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थे, प्रॉपर्टीज थे, that were owned by the state, the factories, industries, जितने भी बड़े बड़े थे, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज जो थी, that were owned by the state or owned by the government। और वहां पे एक शिप यार्ड भी था। शिप यार्ड, यू नो, शिप यार्ड हम किसको कहते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी समंदरी किश्तियां, जहाज वगैरह आने और जाने के लिए, यानी उनका जस्ट लाइक जिसको हम, जिस तरह से एयरपोर्ट होता है जहाँ पे प्लेन्स होते हैं, इस तरह शिप यार्ड होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी किश्तियाँ रखी जाती है और जहाँ से वो माल वगैरह जो उनका होता है वो लेते हैं या वहाँ से दूसरी कंट्री से वहाँ पहुँचा देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए शिप यार्ड। तो एक बहुत बड़ा शिप यार्ड था। तो ये शिप यार्ड जो था, इट वाज ओनर्ड बाय द गवर्नमेंट। और एक दिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस शिपयार्ड में एक मुलाजिम जो था, ए वुमेन वर्कर, एक औरत जो थी, वो क्रेन चलाती थी। सो शी वाज अ क्रेन ऑपरेटर। इस शिपयार्ड में जो गवर्नमेंट ओन करता था, इसमें एक क्रेन ऑपरेटर थी, शी वाज अ वुमेन, वो वहाँ की मुलाजिम थी। और इसको इलीगली डिसमिस किया गया। शी वॉज इलीगली डिसमिस्ड फ्रॉम हर सर्विस, क्योंकि अभी इसके रिटायरमेंट के तकरीबन 5 महीने बाकी थे, लेकिन 5 महीने से पहले ही इसको रिटायर किया गया, इसको डिसमिस किया गया, इसको सर्विस से निकाल दिया गया था। और इस क्रेन ऑपरेटर का नाम था अन्ना वैलेंटाइनोवेज। The name of that crane operator woman worker, Anna Valentine-Weiss. Anna Valentino-Weiss. The name of that crane operator was Anna Valentino-Weiss.
So this crane operator was dismissed from service prior to the date of her retirement. अब इसके 5 महीने सर्विस के बाकी थे. So this suspension or dismissal was illegal. This was illegal. और इस पे ट्रेड यूनियन जो थे, जो वहाँ के ट्रेड यूनियन थे, उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी. As the trade unions they were declared as illegal. वहाँ पे ट्रेड यूनियंस को इलीगल करार दिया गया था, तो ट्रेड यूनियंस को अलाउ नहीं किया जाता था. तो इसको भी यही एलिगेशन लगाई गई कि ये किसी ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व थी. सो दिस लेडी अन्ना वैलेंटाइनोविच वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हर सर्विस. तो जो ही इसको डिसमिस किया गया, तो वहां पे ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, हड़ताल का ऐलान कर दिया. तो इस स्ट्राइक की लीडरशिप एक बंदे ने अपने हाथ में ले ली, जो इस शिपयार्ड का एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन था. ही वॉज द फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड. उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ द एलिगेशन ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन के एलिगेशन में इसको भी निकाला गया था. तो इस स्ट्राइक की सदारत इस बंदे ने अपने हाथ में ले ली, जिसका नाम है लेक वैलेशा. लेक वैलेशा इस बंदे का नाम था, जिसने अब इस स्ट्राइक की सदारत, लीडरशिप अपने हाथों में ले ली. मैंने अभी बताया कि ये जो लेक वैलेशा था, ये फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन था इस शिपयार्ड का. इसको निकाला गया था, अपनी नौकरी से निकाला गया था 1976 में, क्योंकि इसने डिमांड की थी मुझे तनख्वाह बढ़ा दीजिए. तो उसी पे इसको निकाल दिया गया था. तो ये वैलेशा जो है अब लीडर बन गया इस ट्रेड यूनियन का, इस स्ट्राइक का. तो ये स्ट्राइक धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल गई. तो जो ही ये सिटी में फैल गई, अब इन जो मजदूर थे जिन्होंने स्ट्राइक की थी, ये मुलाजमीन जो थे, अब इन्होंने अपनी डिमांड्स भी इंक्रीज की. दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग दियर डिमांड्स. और सबसे पहली डिमांड थी कि हम अपना ट्रेड यूनियन बनाएंगे. ये इनकी पहली डिमांड थी, टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस. और इनकी डिमांड थी टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. जो सियासी कैदी थे, इनकी एक डिमांड ये भी थी कि सियासी कैदी जितने भी कैदों में हैं उनको रिहा किया जाए. और इनकी एक और डिमांड थी कि जो प्रेस पे पाबंदी है, प्रेस पे, उस पाबंदी को भी हटा दिया जाए. सो दीज वर फ्यू डिमांड्स ऑफ दीज शिपयार्ड एम्प्लॉइज हु वर ऑन द स्ट्राइक. तो ये स्ट्राइक धीरे धीरे इसने इतनी बड़ी मूवमेंट ले ली कि ये जो वर्कर्स थे, इनका जो लीडर था वैलेशा, इसने गवर्नमेंट ने इसको ऑफर किया फॉर द एग्रीमेंट, एंड ही केम टू द फोरफ्रंट टू मेक एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट टू एंड द स्ट्राइक. और एक 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हो गया बिटवीन द वैलेशा एंड द गवर्नमेंट. तो इसमें गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को माना टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन की जो डिमांड थी उसको गवर्नमेंट ने माना. और राइट टू स्ट्राइक इनको एक फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया गया. इनको बताया गया आप राइट टू स्ट्राइक भी कर सकते हैं, यानी यू आर हैविंग द राइट टू स्ट्राइक व्हेनेवर यू वांट.
तो इस एग्रीमेंट के बाद, जिस एग्रीमेंट को हम कहते हैं डांसक एग्रीमेंट, एक नया ट्रेड यूनियन बनाया गया जिसको हम कहते हैं सॉलिडेरिटी मूवमेंट. It was formed. Solidarity movement. It was formed. It was formed on 31 August 1980. This solidarity movement was, after the Danzig Agreement, this solidarity movement was formed. और इस solidarity movement ने इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जो गवर्नमेंट भरी हुई थी करप्शन से, टायरेनी से और मिसमैनेजमेंट से. उसके बाद एक जनरल था जिसका नाम था जनरल जारोजेलेस्की. जारोजेलेस्की was a general. तो जब इसकी गवर्नमेंट थी जनरल जेरोलेस्की, तो इसने क्या किया? He was anxious about the statements given by the solidarity movement. तो इसने क्या किया? इसने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया. He declared martial law in December 1981. In December 1981 इसने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया. और उसके बाद जितने भी सॉलिडरिटी मूवमेंट के जितने भी पायनियर्स थे, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया था. तो जो उनकी फ्रीडम्स थी, फ्रीडम टू असेंबल, ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट और एक्सप्रेस, these rights were again snatched from them. तो ये मूवमेंट कुछ देर के लिए बैठ गई, सॉलिडरिटी मूवमेंट कुछ देर के लिए बैठ गई. और फाइनली इट बिगेन इन अगेन इन 1988. ये सॉलिडरिटी मूवमेंट फिर से 1988 में फिर से एमर्ज हो गई. अब क्या हुआ कि इस टाइम पोलिश गवर्नमेंट थोड़ी वीक हो गई थी और सोवियत ब्लॉक का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं था. सोवियत ब्लॉक का इंटरफेरेंस इस पोलैंड में उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनको आसानी हो गई, इनको आसानी हो गई. तो इस सोवियत, ये जो सॉलिडरिटी मूवमेंट थी, इसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इनके दरमियान, सॉलिडरिटी मूवमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान अब बातचीत होनी फिर से शुरू हो गई. And finally they reached an agreement in April 1989. एक जगह है जिसका नाम है वैलेसा, वैलेशा और गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया. सो ये एग्रीमेंट वारसा में हो गया. वारसा एक जगह है, दैट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. तो इस जगह में वैलेशा और गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट हो गया टू कंडक्ट द इलेक्शन. और सॉलिडरिटी मूवमेंट ने फॉर्म भरा. तकरीबन 100 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ने के लिए उतरे और तकरीबन 99 seats they won. So when the government of the solidarity movement was formed, they won on 99 seats and the government of the solidarity movement was formed. इस वैलेशा को प्रेसिडेंट बनाया गया. He was made the president of Poland. So you can see
how the democracy was first that was uprooted, and then how again there was a restoration of democracy in Poland. तो a little bit और information इस वेलेशिया के बारे में आपको देना चाहता हूँ, लेक वेलेशिया के बारे में। ये लेक वेलेशिया इसी ने सॉलिडरिटी मूवमेंट लॉन्च की और इसने सॉलिडरिटी ट्रेड यूनियन बनाया और इसको 1983 में, in 1983 this Wallachia was honored with the highest peace prize, that is Nobel Peace Prize. इसको नोबल पीस प्राइज दिया गया। In 1983 he was given Nobel Peace Prize और ये तकरीबन 5 साल तक इस पोलैंड का प्रेसिडेंट रह चुका। 1990 से 1995 तक ये पोलैंड का प्रेसिडेंट रह चुका। So this is all about the another tale of democracy which we discussed, how the democracy was restored in the country of Poland. Thank you.